हेलो दोस्तों, आपका चैनल सूर्य एनसीसी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीसी के महत्वपूर्ण चुनिंदे प्रश्न करेंगे। आज हम टॉप 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हुए हैं जो आपके ए और बी और सी सर्टिफिकेट 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन अति ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन हर बार ए और बी सी में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के वेटेज परीक्षा में हरदम ज़्यादा ही आपको मिलता है। यह क्वेश्चन मिसलेनियस के रूप में आपको हम कराएंगे। मिसलेनियस के रूप में कराएंगे जिसमें आपको मिसलेनियस के रूप में जैसे आपको लीडरशिप हो गया, ड्रिल हो गया, जो आपको नैतिक कर्तव्य वे हो गया, वेपन हो गया, मैप रीडिंग हो गया, इसको सब मिसलेनियस के रूप में हम 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हुए हैं जो आपके प्रश्न में लगातार पूछे जाते हैं। जो इस बार का भी 2023 में बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी ये सब क्वेश्चन आए थे और हम उन्हीं सब क्वेश्चनों को मिसलेनियस करके आपको एक अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन से अपना हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा जो सोशल सर्विस होती है एवं विभिन्न गतिविधियाँ जो डिफरेंस सोसाइटी जो एबिलिटी होती है कौन कौन सी होती है। तो हमारा जो एनसीसी कैडेट होते हैं उनके द्वारा निम्नलिखित सोशल एक्टिविटी की जाती है। जो हमारा उनमें से है जो वृक्षारोपण हमारा पहला है। जो वृक्षारोपण है, इसमें एनसीसी कैडेट जो होते हैं वृक्षारोपण का प्रचार करते हैं और इसके ना रहने पर क्या हमारे वातावरण में होने वाली हानिकारक जो उसका दुरुपयोग है, जो उसका हरासमेंट है, उसके जो हानियाँ है उसके बारे में प्रचार करते हैं। जैसे इसके नहीं होने के कारण हमारा वायुमंडल असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण समय पर वर्षा नहीं होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग तापमान बढ़ जाती है, ग्लेशियर पिघलने लगता है और ग्रीन हाउस जो होता है प्रभाव वह दिखने लगता है। हमारे जो पृथ्वी असंतुलित हो जाती है, पक्षी और सभी प्रकार के इनमें जानवरों में बीमारियां पाई जाने लगती है। इन्हीं वृक्षारोपण के इस करके हम इन सभी जो हमारे दुरुपयोग है, हानियाँ है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एनसीसी कैडेट होते हैं जो इनका उपयोग प्रचार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, विभिन्न प्रकार के सोशल एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। दूसरा का हमारा है जो रक्तदान। यह रक्तदान जो होता है ये एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान, इसको हम जो रक्तदान होता है इसको जीवन दान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी मरने वाले व्यक्ति को हम बचा सकते हैं रक्त अपना देकर। इसके लिए हमारे जो एनसीसी कैडेट होते हैं वे लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि रक्त देने से रक्त घटता नहीं है, बल्कि जो ब्लडिंग होता है उसका सर्कुलेशन, जो ब्लडिंग होता है हमारे बॉडी में वह तेज़ी से बनते हैं। सभी व्यक्ति को एक बार जीवन में रक्तदान अवश्य ही करना चाहिए और दूसरे के जीवन को बचाने का भी मौका मिलता है और हमारे द्वारा यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी माना जाता है। हमारा तीसरा जो होता है वृद्धाश्रम होता है। वृद्धाश्रम मतलब होता है कि जो बुजुर्ग है, असमर्थ है, जो किसी कार्य को करने में असमर्थ है या किसी को चीज़ को ढोने या उठाने में असमर्थ है, उनको हमारे जो एनसीसी कैडेट है उनको भी सहायता करते हैं और उनके लिए भी हमारे प्रचार कराते हैं। वृद्धा जो आश्रम उसके बारे में बताते हैं। प्रौढ़ शिक्षा मतलब होता है कि जैसे में साक्षर जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको शिक्षित करने के बारे में और उनको शिक्षित करने का और बताते हैं कि शिक्षा होना कितना हमारे समाज के लिए आवश्यक है और जीवन के लिए। शिक्षा न होने पर व्यक्ति या मनुष्य जो मनुष्य है वह पशु के भांति होता है। इसके बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं एनसीसी कैडेट 5 नंबर पर सामुदायिक कार्य। जो सामुदायिक कार्य होता है जैसे सोशल वर्क होता है, इसमें मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाए और कैसे अपने देश को बढ़ाया जाए, इसके बारे में प्रचार होते हैं। और हमारा 6 नंबर पर है आपदा राहत। जो आपदा राहत होती है जो
यह अचानक घटने वाली आपदा होती है। इनमें भी जैसे अचानक आपदा आ जाने से जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, हिमस्खलन, भूस्खलन हो गया। इसके अचानक आ जाने से अपार क्षति हो जाती है, माल जाल दोनों को होती है और व्यक्ति के जो दशा होती है बिगड़ जाती है। इसमें हमारे जो कैडेट होते हैं वे वहाँ पर जाकर सोशल एक्टिविटी में भाग लेते हैं। जैसे उनको खाना वितरण हो गया, खाना वितरण देने में सहायता करते हैं और प्राथमिक चिकित्सा जो होता है उसके लिए भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी वे मदद करते हैं, एम्बुलेंस बुलाने में और उनको उठाने में मदद करते हैं। और जो 7 नंबर पर है कुष्ठ रोग विरोधी। जैसे हमारे जो समाज है इसमें लोग जो कुष्ठ रोग होता है, जैसे सफ़ेद दाग होता है उसको लोग गंदी नज़रियों से देखते हैं। उसके बारे में हमारे जो कैडेट होते हैं प्रचार करते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, या इसको दूर किया जा सकता है दवा के माध्यम से। और इससे इसको जो पेशेंट होता है उसको सेवा करने से किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती है। ये भी कैडेटों का एक सोशल एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो एड्स जागरूकता होती है, जो भारत में लगभग 2% इससे लोग ग्रसित हैं। यह इस बीमारी में HIV जो वायरस होता है उसके द्वारा एड्स हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का जो प्रतिरक्षक जो हमारा बॉडी का जो प्रतिरक्षक प्रणाली होती है वह डेड हो जाती है और सेल जो डेड होने लगती है और व्यक्ति कमज़ोर होते जाता है और दिन पर दिन कमजोरी हो जाती है उसको, और खाना पीना भी छोड़ देता है जिससे इसकी मौत हो सके। इसके बारे में प्रचार किया था कि इसके कैसे बचाव किया जा सकता है और इसके हानियाँ क्या क्या है, इसके भी बारे में कैडेट प्रचार करते हैं। और जो कैंसर जागरूकता अभियान होती है इसके भी कैडेट प्रचार करते हैं। इसमें जो होती है कि वे बताते हैं कि क्या करने से कैंसर नहीं हो गया, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, गुटखा, धूम्रपान का शैली इसको खाने से कैंसर हो जाती है, तंबाकू खाने से, और सिगरेट जो होता है इस सब से, इसके बारे में भी जो कैडेट होते हैं इसका प्रचार करते हैं। हम आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन मत विश्लेषण के साथ आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। हमारा नंबर 2 है कि राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व होती है। जो नेशनल यूनिटी होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है और उसको कैसे बढ़ाएं और उसको अपने देश के लिए, हमारा देश के लिए कितनी अहमियत है इसका और कितना ज़रूरत है। जो राष्ट्रीय एकता होती है यह हमारे जो भारत देश है विभिन्न सांप्रदायिक धर्म का देश है। इसमें हमारे जो अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, पहनावा उनका भी अलग होता है, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है, फिर भी हम उनमें राष्ट्रीय एकता कैसे करें। इसके लिए हमारे जो कैडेट होते हैं उनका एक कैंप लगता है YP का अर्थ होता है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके सहायता से जो कैडेट्स होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर एक अलग अलग राज्य के जो कैडेट होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं और वे अपना सोशल एक्टिविटी शेयर करते हैं। जो उनका जो लैंग्वेज हो गया, पहनावा हो गया, जो उनका धार्मिक हो गया, जो उनका धर्म हो गया, उसको एक्सचेंज करते हैं और वे दोनों उसके बारे में समझते हैं और इसका प्रचार करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें क्या आंसर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकजुटता की भावना उत्पन्न करने हेतु एक सकारात्मक अवधारणा है। हाँ, ये बात सही कहा गया कि जो राष्ट्रीय एकता होती है हमारे देश के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिसके कारण ये राष्ट्रीय एकता विभिन्न वर्गों के बीच उत्पन्न हो गई। इसका तात्पर्य सभी धर्मों, पहनाव, खान पान आदि एकता से ही नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ मिलजुल के जो सद्भाव, जो इसको कहने का अर्थ हो कि जो भाईचारा हो गया उसके साथ रहने और परस्पर सम्मान करने हेतु, मतलब जो बड़े के रिस्पेक्ट करे, छोटे का रिस्पेक्ट करे, ये भी भावना होने चाहिए। राष्ट्र की प्रगति जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट होती है के लिए उसके लिए भी वर्क करने की कार्य करें। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति, लोगों के विकास। राष्ट्रीय एकता से हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो राष्ट्रीय एकता से जो होती है लोगों के विकास,
शांति पीसफुल, सद्भाव, कल्याण, गरिमा। गरिमा मतलब होती है जो अपने गरिमा का अर्थ बोल सकते हैं कि अपने जो अंदर जो गर्व है, जो अपने अंदर छिपे हुई हमारे जो कला है उसको बाहर निकाले, गरिमा उसको। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी है। कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था हो गया जो ला सिस्टम हो गया। संप्रभुता मतलब संपन्न। अखंडता, अखंडता मतलब मिलजुल के साथ। संस्कृति एवं धार्मिक विकास, तकनीकी ज्ञान। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, निर्धनता, निरक्षरता का उन्मूलन। विदेशी और विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर स्थान के लिए परम आवश्यक होती है। हम पहले ही बताए थे आपको कि जो राष्ट्रीय एकता होती है, इसके जो राष्ट्रीय एकता होती है इससे हमारा देश का विकास साथ ही साथ है देश में शांति स्थापित कर सकते हैं इसके द्वारा, इसी के द्वारा, राष्ट्रीय एकता के द्वारा। राष्ट्रीय एकता से बहुत सारे हमारे फ़ायदा है। शांति रहेगी हमारे देश में, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आत्मसम्मान, लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और भाईचारा का प्रसार होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन डीपली में समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली भौगोलिक कारक कौन है? भौगोलिक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक द्वारा जो प्राकृतिक इफेक्ट होते हैं उसको हम कह सकते हैं। तो कैसे करती है और इसके भौगोलिक कारक जो होते हैं हमारे सुरक्षा व्यवस्था में किस प्रकार हानिकारक है और लाभदायक है, कैसे हमको सहायता करती है और कैसे इससे हानिकारक होती है। देखिए, भारत के जो उत्तर में हिमालय है, हमको उत्तरी क्षेत्र से जो सुरक्षा के व्यवस्था से ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे फौज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है। इसके द्वारा हम उत्तर से सेफ्टी घेरे हुए हैं। ठीक है, जो पश्चिम सीमा पर रेगिस्तान है, जो वहाँ पर बालू है यहाँ पर एक प्रकार के हम हानियाँ देखने को मिलती है कि जो हमारे जो दुश्मन होते हैं डायरेक्ट हमारे सामने रहते हैं और किसी भी समय और कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक भौगोलिक से घाटा है हमारे लिए। और जो पश्चिम में जो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, इससे भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है घिरा हुआ है। ठीक है, ये तो अच्छी संकेत है। और दक्षिण में जो हिंद महासागर है, इससे भी भारत घिरा हुआ है। पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है, इससे भी भारत घिरा हुआ है। यहाँ पर जो पंजाब के खुले मैदान है, यहाँ से जो पाकिस्तानी होते हैं हरदम घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। इससे हमारे भारतीय सिक्योरिटी को खमियाजा भुगतनी पड़ती है, हमारे फौज मारे जाते हैं और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं आपको कमियां देखने को मिलती है और इससे हानिकारक है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है कि सशस्त्र ड्रिल में आप सावधान विश्राम आराम से कैसे करेंगे? जो सशस्त्र ड्रिल होता है मतलब राइफल के साथ एक होती है सावधान विश्राम, एक सिंपल होती है। एक जो होती है सशस्त्र मतलब राइफल के साथ आप कैसे सावधान विश्राम और आराम से कैसे करेंगे। सावधान की स्थिति में ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको सावधान की समान स्थिति में खड़े हो जाएं, जैसे खड़े होते हैं, और दाएं हाथ से राइफल को इस प्रकार पकड़े कि सामने की ओर हो। राइफल जो आपकी सामने की ओर, अंगूठा राइफल के बाईं ओर हो और राइफल का बट भूमि पर साटा हो। और बट का जो होता है ना, वो टो के जो हमारे टो होती है, जो पैर होती है, उसके जूते की टो के साथ सीधे में होनी चाहिए। ठीक है, सावधान की स्थिति में ऐसे होती है। और जो विश्राम की स्थिति होती है, इसमें हम विश्राम की स्थिति में बायां पैर से 12 इंच की दूरी पर रखें। ठीक है, दाहिना पैर बायां पैर के बीच डिफरेंस कितनी होनी चाहिए? 12 इंच का डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और बायां जो हाथ है सीधा साटा रहने दें। ठीक है, जो बायां हाथ है सीधे साटा रहने दें। राइफल को चुस्ती के साथ दाएं हाथ को सीधा रखते हुए आगे की ओर ढकेलें। जो इसमें होती है सबसे
आप देखेंगे कि 12 इंच का जो दोनों पैर में डिफरेंस होना चाहिए, और जो बायां हाथ है वो सीधा राइफल, बायां हाथ है सीधा सटा रहने दे राइफल के साथ, ठीक है। राइफल को चुस्ती के साथ दाएं हाथ को सीधा रखते हुए आगे की ओर ढकेला रहे, और थोड़ा झुकाव करते हुए आगे की ओर ढकेला रहे, ठीक है। और जो आराम से होता है इसमें होता है कि हमारा जो बॉडी होती है उसका जो निचली पार्ट होती है, जो कमर के नीचे की, इसमें हिल डाल नहीं होना चाहिए। और जो राइफल की होती है, राइफल को जो लिए होते हैं उसमें थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स लेते हुए, जैसे इसमें राइफल को थोड़ा जिसमें इसमें होता है कि राइफल को थोड़ा और ऊपर से पकड़ते हुए अपनी कमर से ऊपर हिस्से को थोड़ा ढीला कर ले, मतलब बॉडी में अकड़न नहीं होना चाहिए, आराम से रिलैक्स हो जाने, आराम की स्थिति में आ जाए। और कमर के नीचे में हिस्से कोई भी बदलाव ना करे। कमर मतलब कहने कहते कि कमर में कोई प्रकार के नीचे में छेड़छाड़ ना करे कि पैर उधर लेके जाए, घूमने लगे, चाहे कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इसमें होती है कि जो बॉडी होती है रिलैक्स में आ जाना चाहिए, और यही इसमें होती है। हमारे जो अगला प्रश्न है कि एनसीसी कैडेटों द्वारा किन किन साहसिक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया जाता है। मतलब इसमें कौन होते हैं कि कौन सी साहसिक जो ब्रेवली गतिविधि एक्टिविटी होती है और जो प्रतियोगिता होती है उसमें किस प्रकार के भाग लेते हैं। जो हमारे जो कैडेट होते हैं सबसे पहले वे बहुत सारे गतिविधियां में भाग लेते हैं। उनमें महत्वपूर्ण जैसे है कि पर्वतारोहण, इसमें कैडेटों को पर्वत पर चढ़ाने की प्रक्रिया बताई जाती है, कैसे चढ़ा जाता है, कैसे चढ़ा जाना चाहिए और किसके सहायता से चढ़ा जाना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रैकिंग कैंप होती है, इसमें भी ट्रैकिंग और पर्वतारोहण लगभग सेम होता है। इसमें भी पहाड़ पर ही चढ़ाया जाता है और इस पर भी पहाड़ पर चढ़ा कर चलाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है मोटरसाइकिल और साइकिल, लगभग इसमें होती है कि जैसे छोटे कैडेट होते हैं जो न्यू न्यू होते हैं, उनमें उनमें डर होती है, तो उन्हीं सभी डरों को दूर करने के लिए सब गतिविधियाँ कराई जाती है। मोटरसाइकिल अभियान से भी उनके जो अंदर डर होता है, जो स्पीड कंट्रोल कैसे हो, इसके इसके द्वारा भी उनके जो डर होता है बाहर निकलता है। एक होती है पैरा सूट स्लाइडिंग, इसमें क्या होता है कि कैडेट को जहाज के ऊपर से पैराशूट की सहायता से कूदा दिया जाता है, जिनसे उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है, मनोबल होती है, बढ़ता है और उसमें कोई भी साहसी कार्य करने में वे पीछे नहीं हटते। उनमें निडरता की गुण आ जाती है। उसमें कोई भी कार्य को वे कठिन नहीं समझते हैं। इन सब से पायरा कोर्स जो होता है इनमें भी लगभग वही होता है कि जहाज से रस्सी के माध्यम से नीचे उनको उतारा जाता है और कूदाया जाता है, उनके अंदर से डर दूर किया जाता है। इस सीथलिंग मतलब वही होती है कि बॉडी बैलेंस को कैसे किया जाए, और किसी भी बॉडी बैलेंस जैसे कोई जो जो हमारे होता है ऑब्स्टिकल्स में होता है, इस सब में ये सब कराया जाता है। डिजर्ट सफारी, इसमें भी कैडेटों के अंदर से दूर डर के होता है। एक वाइट वाटर सॉफ्टिंग, इसमें होता है कि वाटर जैसे तालाब हो गया, पानी हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, इसमें इनको तैरना सिखाया जाता है और इनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है इसमें बताया गया कि जो कमांडेंट रैंक होती है तीनों सेनाओं का, उनको कौन कौन से, हमारा जो भारतीय सेना है इनका जो भारतीय सेना है इनमें 3 प्रकार की रैंक होती है भारतीय थल सेना में। जैसे एक एनसीओ की होती है, नॉन कमीशन ऑफिसर का होती है, एक जेसीओ का जूनियर कमांडेंट ऑफिसर की होती है, एक सीओ की होती है, कमांडेंट ऑफिसर रैंक की होती है। तो उन्हीं जो कमांडेंट ऑफिसर है उन्हीं रैंकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो हमारे इनमें 3 प्रकार की होती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसमें प्रश्न हरदम लगभग ए बी और सी में लगभग 2 प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपको भारतीय सेना का रैंक दे दिया जाता है, उसी रैंक का एयरफोर्स में कौन से अधिकारी होंगे और नेवी में उसी रैंक का कौन होंगे, या नेवी को पूछकर आपको आर्मी में पूछ देगा इस रैंक का अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आर्मी होती है इसमें लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, एक सब लेफ्टिनेंट भी होती है, सब लेफ्टिनेंट, तो हमारा लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन होती है, कैप्टन के बाद इसमें मेजर होती है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होती है, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल होती है, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर होती है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल, अब जनरल होती है, ठीक है।
ठीक है। इसमें आपको हम नीचे से बताएं, यहाँ पर ऊपर से दिया गया है, ऊपर से नीचे की ओर, हम आपको नीचे से ऊपर की ओर बताए हैं, जिससे आपको उसमें जो ये जो एनडीए क्रैक करके जाते हैं या सीडीएस क्रैक करके जाते हैं कि यहाँ से इनको रैंक मिल जाते हैं, नीचे से रैंक आपको बताए हैं। ठीक है, इसी रैंक को आप नौसेना में ले लीजिए। जैसे नौसेना में सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। ठीक है, और वायुसेना में आपको पूछ दिया जाए कि वायुसेना में भी पूछता है कि कैसे, तो वायुसेना में इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है कि फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन, और इसके बाद एयर कमांडर, एयर कमांडर के बाद एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल के बाद एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल। इसमें आपको हम बताते हैं कि दोस्तों कैसे प्रश्न पूछता है वहाँ पर। आप आपको जो पिछला जो 2023 में हुआ था बक्सर में बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम, उसमें पूछा था कि आपको एक पूछा प्रश्न था कि जैसे यही वाला प्रश्न था कि एयरफोर्स का एक रैंक दिया था, यहाँ पर एयर वाइस मार्शल का एक रैंक दिया था, ये वाला एयर वाइस मार्शल का एक रैंक दिया था। ये बोला था कि इसी रैंक के अधिकारी को, इसी रैंक के अधिकारी को आर्मी के रैंक के अधिकारी को क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 और 3 नंबर पे, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3 नंबर की इसी रैंक का अधिकारी को मेजर जनरल कहा जाता है। ठीक है ना, इसी टाइप के प्रश्न पूछ देगा आपको, पूछ दे कि फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक को अधिकारी को थल सेना में क्या कहते हैं, इसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आपको हम क्वेश्चन भी बता दिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को हम आशा करते हैं कि रैंक स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कैसे होती है। इनमें जो होती है, जो अभी न्यू एक पद निकाला है जो सीडीएस जो होती है, इन तीनों सेनाओं का कमांडेड होती है। इससे भी बड़ा रैंक होता है सीडीएस, जो चीफ डिफेंस सिस्टम होती है, चीफ डिफेंस सिस्टम होती है। इसमें जो हमारे प्रथम सीडीएस थे वो बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत। उनका पिछले साल जो उनका थी हो गया था ध्यान शहीद हो गए जहाज उनका क्रैक होने के कारण। और अभी जो हमारे जो वर्तमान सीडीएस है अनिल चौहान है, हमारे जो वर्तमान सीडीएस है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर। इसमें 7 नंबर बताया गया कि भारतीय सेना की बुनियादी संरचना के घटक कौन होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भारतीय सेना है उसको संभालने के लिए, जैसे हमारे फैमिली होती है, घर होती है, उसको संभालने के लिए एक मेंबर होती है, जो घर का एक जो बड़े होते हैं, सदस्य होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको एक वही हमारे घर को सजेशन देते हैं कैसे क्या करना चाहिए। उसी प्रकार भारतीय सेना में भी ग्रुप बांटा गया है, उनको बांटा, सेक्शन बांटा है, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन बांटा गया है। तो इन डिवीजन में सबसे हमारा पहला प्रश्न जब से इसको कैसे कौन अधिकारी किस रैंक को और कैसे संभालता है, इसको हम देखेंगे। देखिए हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो ये प्रश्न है कि जो सेक्शन होती है, जो सेक्शन में 10 जवान होते हैं, इसमें जो सेक्शन होते हैं भारतीय आर्म फोर्स की सबसे छोटी इकाई होती है, सेक्शन होती है। ठीक है, इसमें जो सेक्शन होती है इसका नेतृत्व जो होता है हवलदार या सार्जेंट हवलदार लोग एक ही रैंक होती है। इसमें जो हवलदार रैंक के अधिकारी होती है, एनसीओ जो होता है, इसको हवलदार रैंक अधिकारी को एनसीओ बोलते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर बोल देता है। ये जो एनसीओ होते हैं ये जो सेक्शन का कमांड करते हैं। ठीक है, इसमें उसके पास 10 बंदे होते हैं, उसका ये कमांड करते हैं, उसका जो कैसे इसको आगे बढ़ाना है और कैसे इसको काम कराना है, कैसे इसको प्लानिंग बताना है, इसका जो जिम्मेदारी होती है हवलदार के पास होती है। जो नेक्स्ट होती है हमारा जो प्लाटून होती है, जो प्लाटून होती है इसका नेतृत्व जो कैप्टन या लेफ्टिनेंट जो कमांडेड ऑफिसर होते हैं, सीओ रैंक अधिकारी इसको एडवांसेज करते हैं, वहीं इसको आगे एडवांस कराते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट या कैप्टन। जो कंपनी होती है इसका भी नेतृत्व मेजर या कैप्टन रैंक का अधिकारी कराते हैं, जो सीओ रैंक के होते हैं। जो बटालियन होती है इसका नेतृत्व कर्नल द्वारा किए थे। जो हमारे जो एनसीसी होती है एक बटालियन के थ्रू चलती है। ठीक है, बटालियन के थ्रू होती है, जो हर बटालियन में कर्नल होता है जो एनसीसी ऑफिस को चलाता है और वहाँ के जो कार्य होती है, जो प्रणाली होती है उसको चलाने में यह मदद करता है।
ठीक है। अब आके ब्रिगेड आता है, इसको ब्रिगेड जो होती है, ब्रिगेडियर रैंक के जो कमांडेड ऑफिसर होते हैं वही इसका नेतृत्व करते हैं। जो बड़ा होती है, सबसे बड़ा होती है डिवीज़न होती है, इसको मेजर जनरल रैंक या जनरल रैंक के ऑफिसर इसका नेतृत्व करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का उद्गम कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। जो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि जो हमारे जो भारतीय नौसेना है ये विश्व की सबसे पहले नौसेना है, जो बेड़ा है, जो भारत में ही इसका शुरुआत हुआ और भारत ही इसका एक्सपोर्ट रहा है। उस समय जो छत्रपति शिवाजी थे इसका जो सबसे बड़ा शहंशाह कहे जाने वाले थे, नेवी का सबसे बड़ा बेड़ा इन्हीं के पास था। और कैसे और इसका विकास भी 17वीं शताब्दी से हुई, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य होता है, जो मेन डेवलपमेंट का होता है, जो हमारे भारत में ही होता है, छत्रपति जो महाराष्ट्र के थे शिवाजी, उन्हीं के रीजन में हुआ था और उन्हीं के रीजन में सबसे बड़ा और इसके जो फ़ायदा हुआ या जो भी है वो इसका सामने आया था। ठीक है ना। हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया कि भारतीय नौसेना का उद्गम 17वीं शताब्दी की ईस्ट इंडिया कंपनी के मैरीन से हुआ। इसने रॉयल इंडियन नेवी का स्थापना लिया, जिसका नाम 1950 में बदला गया था। ठीक है। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। बोले ना, तो जो छत्रपति जो शिवाजी थे, मराठा जो थे, वे जो नेवी का थे वो सबसे इस्टेब्लिशड किए थे सबसे पहले ही 17वीं शताब्दी में कर दिए थे। और जो अब हमारे नेवी है इसका जो मुख्यालय है नौसेना का नई दिल्ली में है। ठीक है। नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि समुद्री सेनाओं की रक्षा करना। जो समुद्री जो हमारे मार्ग है, जो सभी देश की जो हमारे जो है जो समुद्री मार्ग है उसमें जो दुश्मन से बचने के लिए उसका जो प्रोटेक्शन होता है नेवी का होता है। ठीक है। इसका जो विभिन्न प्रकार का वर्क होता है, जैसे कि आपदा हो गया, सुनामी हो गया, उसमें भी राहत पहुंचाना होता है। और संयुक्त अभ्यास में भी ये बंदरगाहों के दौरा करते हैं और जांच करते हैं, परखते रहते हैं। ठीक है। और जो हमारे जो एक देश से दूसरे देश में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसमें भी ये भागीदारी लेते हैं। और जो कभी हमारे जैसे अभी कोरोना एक काल हुआ था, तो एक देश से दूसरे देश में जो वैक्सीनेशन का था और दूसरे देश से अपने देश में जो फंसे जो यात्री थे उनको देश में लाने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेवी का। अब हमारा नेक्स्ट नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में नौसेना प्रशिक्षण इकाई कहाँ का है। जो भारत का नौसेना जो प्रशिक्षण इकाई है, जो यूनिट है, किस किस राज्य में है। तो हमारे जो पहला जो है हमारे नौसेना एकेडमी जो है गोवा में है। ठीक है। नेवल एकेडमी इसको बोलते हैं, जो गोवा में है। जो INS शिवाजी है, जो शिवाजी बोले छत्रपति शिवाजी, इनके नामी से INS शिवाजी के नाम से लोनेवाला जो है ना, वहाँ पर एक नौसेना का प्रशिक्षण मतलब कैसे उनको प्रशिक्षित किया, ट्रेन किया था, उनका एक संस्थान खोला गया। ठीक है। INS सतवान विशाखापट्टनम में है, INS अश्विनी मुंबई में है, INS चिल्का उड़ीसा में है, INS वालसुरे जामनगर में है, INS कुंजली मुंबई में है, INS अग्रणी कोयम्बटूर में है। जो हमारा आपको इसमें बताने की ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो दे दिए इसमें नाम है याद करने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी बात है। अब देखिए हमारा जो इस बार भी ये प्रश्न आया था कि हमारा इस बार भी यह प्रश्न आया था कि 2023 में जो बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम हुआ था बक्सर में, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा ही सेम लगभग प्रश्न है कि उसमें पूछा था कि ड्रिल का जो बुरी बैड हैबिट होती है वो कौन कौन सी होती है। तो हम आपको बैड हैबिट के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहला दिया कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ड्रिल का हमारा जो उद्देश्य होती है, जो हमारे जो कैडेट होते हैं उनमें एकता और अनुशासन की भावना उत्पन्न किया जाता है। मतलब कैसे और क्यों किया जाता है। देखिए ड्रिल में होती है जो सावधान स्थिति होती है, लाइन होती है, जो सभी की एक पहनावा होती है, एक ड्रेस होती है, एक कमांड पर सभी एक जैसा वर्क करते हैं। इनके कारण एकता, अनुशासन का मतलब जो ऐसे ही हमारा PI जो होता है, जो बोलता है, उसका जो कमांड पर सभी कैडेट एक जैसा वर्क करने लगते हैं, जो क्या हो गया, अनुशासन हो गया। एकता कैसे हो गया, जो सभी एक साथ मिलकर जो वर्क हुए, एकता हो गया। ठीक है। और आत्मविश्वास बढ़ाना, जैसे
बहुत कैडेटों को डर लगता है कि हमसे नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे करते हैं तो उनका धीरे धीरे जो करते हैं उनसे होने लगता है, जिसके कारण उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके उनके मन में आज्ञाकारिता की गुणता पैदा होती है। आप बोले ना, आज्ञाकारिता का मतलब होता है कि जैसे आप बोले और उस पर वो कमांड किए तो उनका आज्ञा का बात को पालन किए तो ये आज्ञाकारिता हो गया। और हमारा नेक्स्ट इसका पॉइंट हो गया, कैडेटों के शरीर और दिमाग के तालमेल सुदृढ़ता होती है। एकदम कैसे तालमेल होती है, आप बोले उसका, आप जैसे पीआई जो होता है वो बोलता है, ठीक है, तो उस पर जो कमांड करने के लिए हमारा जो उनका जो नोटिफिकेशन या सूचना जो होती है, मैसेज होती है, हमारा सबसे पहले माइंड को आती है। माइंड जो होती है उस माइंड के अनुसार हमारे ये जो बॉडी में हरकत होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी और माइंड में दोनों में तालमेल की जो संतुलन होती है बनी रहती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट होता है कि आत्मरक्षा सिखाना और सुव्यवस्थित बनाए रखना है। आत्मरक्षा मतलब अपने हम आप को कैसे सुरक्षित करें, इससे भी हम ड्रिल से हम सीखते हैं कि। और देखिए, उचित वस्त्र धारण करने की और मिलनसार बनने की प्रवृत्ति पैदा होती है। मतलब मिलनसार यहाँ करने का मतलब होती है कि सबका एक जैसा पहनावा होना चाहिए और वस्त्र एक जैसा पहनावा होना चाहिए। और वस्त्र धारण करने की जो होती है, ऐसा नहीं है कि जो सिविल में होता है कि कोई भी कैसा भी ड्रेस पहने, नहीं, वहाँ पर एक यूनिटी होती है, डिसिप्लिन होती है, उनके अनुसार वे एक जैसा ही ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि एक अच्छी परेड कमांड के लिए कैडेटों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अच्छी परेड और कमांड के लिए कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हमारे सबसे पहले अच्छी कमांड के लिए सबसे पहले होती है कि जो हमारे जो पीआई है वो क्या बोल रहा है उसके सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसके बोलने पर तुरंत कार्य करें। और जो बोल रहा है उसको स्पष्ट होना चाहिए और उसके जो बोला उसको शीघ्रता से उसी पर अमल करना चाहिए। और दोनों प्रकार के जो वे बोला हम जो सुने उन दोनों प्रकार में तालमेल होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें होता है कि अध्यात्मक शब्द जोर से और स्पष्ट बोलनी चाहिए। मतलब जो भी हमारा पीआई बोलना चाहिए वो स्पष्ट और सुव्यवस्थित और जोड़ का होना चाहिए, ठीक है। सचयात्मक अध्यात्मक शब्द सामान्य स्वर और कार्यवानक शब्द तेज स्वर में बोलना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो तेज में बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए। सचयात्मक आदेशात्मक शब्द लंबा खींचकर, जबकि कार्रवाई शब्द शीघ्रता से बोलना चाहिए। मतलब बोला जाता है कि परेड, तो जो यहाँ पर बोलने के जो पहले वाला जो शब्द है कि इसको लॉन्ग टाइम दिया गया और जो उसको करवाना है सावधान या विश्राम, बाएं मुड़ दाएं मुड़, उसको आराम से बोले, धीरे से बोले, जैसे कि वो समझ पाए। और जो आदेश देना है उसको जोर से और जो करवाना है उसको धीमे से, ठीक है। दोनों प्रकार का आदेशात्मक शब्द के मध्य थोड़ा विराम होना चाहिए। मतलब विराम का मतलब आप पहला शब्द बोल दिए फिर जो दूसरा शब्द बोलने जा रहे हैं उन दोनों के शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए। ये नहीं कि होच पोच हो जाना चाहिए, कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें दोनों में थोड़ा समय की स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 12 को हम देखते हैं कि 12 में आपको दिए है स्टेन गन। इसको हम कार्बाइन भी बोलते हैं। इस कार्बाइन जो इसका विशेषता दिया गया है, ठीक है। आपको बता दें कि परीक्षा के दृष्टि से आपको हर बार हर एग्ज़ाम में जो बी होती है, सी ए होती है, एक कोई भी राइफल इंसास हो गया, चाहे एसएलआर हो गया, चाहे आपको पिस्टल हो गया, चाहे कार्बाइन हो गया, आपको कोई ना कोई प्रश्न राइफल से रहता ही है, उसकी विशेषताएं लिखने का रहता ही रहता है। अब अभी जो परीक्षा हुआ था उसमें इंसास राइफल के बारे में आया था, उसका कैलिबर कितना होता है, उसके वजन कितना होता है, उसका मैगजीन वजन कितना होता है, उसका हाइट कितना होता है, वेलोसिटी कितना होती है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक दिया है कि कार्बाइन की मुख्य विशेषता क्या है। जो कार्बाइन होती है उसके जो वजन होता है 6.5 पाउंड, अपने हम लैंग्वेज में चेंज करते हैं 2.9 किलोग्राम होती है, ठीक है। उसका जो बायरल होती है, बायरल का जो व्यास होती है 9 मिलीमीटर, उसका बायरल का व्यास होती है, ठीक है। इसका जो रेंज होती है 100 गज होती है, ठीक है, अधिकतम रेंज। और जो रेंज ऑन ऑनडिटी मतलब कारगर एक होती है, एक मैक्सिमम होती है। कारगर और मैक्सिमम में दोनों में डिफरेंस होती है। कारगर मतलब जो होता है सटीक होती है, जो उसको
किसी भी प्रकार में उसमें दिक्कत ना हो और स्पष्ट रूप से उसको टारगेट कर सके, ठीक है। आज जो मैक्सिमम होती है उसमें होती है 100 दे दिया है गज, या उससे 10 मीटर गज आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, उसमें मैक्सिमम ही दिया है, ठीक है। मदल वेलोसिटी मतलब इसका जो वायरल जाता है, जो वायरल से जो गोली निकलते हैं उसका वेलोसिटी कितनी होती है। जो वेलोसिटी होती है उसका कितनी होती है कि 1200 फुट प्रति सेकेंड होती है उसकी वेलोसिटी। और जो इसकी मैगजीन होती है, इसकी मैगजीन की क्षमता कितनी होती है, 30 राउंड उसमें होती है, ठीक है। उसमें हम 30 राउंड तक इसमें ओजन 30 राउंड उसमें भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज जो हमारा प्रश्न है कि अगला हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है कि पिस्टल के जो प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, आपको हम सुरक्षा की दृष्टि से बता दें कि पिस्टल हो या राइफल हो, कोई भी हो, हर हथियार को, कोई भी ऐसा हथियार हो जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जो बॉडी के लिए घातक हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में क्या होता है कि हम चेक करते हैं उसकी जो मैगजीन होती है, जो उसमें अंदर चैम्बर होते हैं, उसमें कोई राउंड तो नहीं है, कोई भी हो। सबसे पहले कोई भी हथियार या पिस्टल है उसको भारा समझना चाहिए। उसको सबसे पहले किसी को टानने या चलाने या देखने से पहले उसको स्पष्ट रूप से यह उसमें क्लियर कर लेना चाहिए कि उसमें कोई राउंड तो नहीं है। सबसे पहले उसका चैम्बर, उसका मैगजीन का स्पष्ट रूप से देख ले, ठीक है। अगला होना चाहिए कि पिस्टल का बैरल हमेशा लक्ष्य की ओर रखे। ये नहीं कोई भी पिस्टल उठाए, उसको हमेशा भारा हुआ समझना चाहिए उसको, कारण कि कोई भी हमारे साथ घात हो सकती है, विश्वासघात होती सकती है, तो इसके लिए टारगेट पर रखे। कोई राउंड भी हो तो उस टारगेट की ओर फायर हो, ठीक है। पिस्टल को दिखावे खेलने के लिए प्रयोग ना करें, कि बहुत हमारे समाज में है कि कोई भी चीज़ को उसको खेल में ले लेते हैं। खेल में नहीं लेना चाहिए। कोई भी हमारे जो हर हथियार है, ये जो हमारे सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, कंट्री सिक्योरिटी के लिए है, इसको कभी भी मिस यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमारा जो अगला इसमें है कि अगला है कि पिस्टल को बिना जांचे ना तो किसी को दे और ना किसी से ली। हाँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया कि हमारा भी आम सिविल में भी ये करना चाहिए। आर्म फोर्स में तो होता ही है कि आप किसी को पिस्टल या राइफल दिए हैं तो उसको सबसे पहले, देने से पहले उसको जांच ले। चैम्बर, उसका जो चैम्बर है, बैरल है, मैगजीन है, उसको सबसे पहले जांच ले कि इसमें कोई राउंड तो नहीं है। लेने से पहले भी जांच कर ले कि जो दिया है कैसा है, कोई फंसा है तो नहीं। उसमें बहुत सारे होता है कि कभी देख लेते हैं कि मिस फायर हो जाता है, तो जाकर जो चैम्बर के अंदर जो होती है राउंड फंस जाती है। तो ये सब बहुत सारे, आज आप उठा के उसको फायर किए तो फायर हो जाएगा, तो ये सब मिस यूज हो जाएगा, ठीक है। शत्रु के इसमें होता है कि शत्रु के इतना निकट ना जाए कि आपको पिस्टल छीन ले, ठीक है। ये भी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि मानचित्र जो है उसका क्या समझते हैं और किस प्रकार में प्रयोग में आता है। जो मानचित्र तो होती है, जो मैप होती है, उसका क्या परिभाषा है कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं और इसको किस प्रकार में प्रयोग में ले सकते हैं। देखिए, हमारे जो मैप होती है किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेसेस का होती है, या प्लेसेस की होती है, जैसे और प्लेसेस के भी हो सकती है, क्षेत्र के, जैसे कंट्री के होती है, विश्व की भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैप को कहने से हमारा क्या तात्पर्य है कि देखिए, मैप को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, हम आपको आसान भाषा में, अपने भाषा में बता रहे हैं। मैप जो होती है ना, भूमि के किसी भूभाग को स्केल के अनुसार, निश्चित स्केल के अनुसार और साइन कन्वेंशन ऋणी चिन्ह का प्रयोग करते हुए, ठीक है। भूमि के किसी भूभाग को निश्चित स्केल के अनुसार साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हुए कागज या गत्ते मतलब कपड़ा पर जो खाँचा मतलब जो हम उसको जो फ्रेम बनाते हैं, जो खाँचा बनाते हैं, उसी को मैप बोला जाता है। देखिए, आपको लिख सकते हैं इस प्रश्न के आंसर को बोल रहे हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं, भूमि के किसी भूभाग को निश्चित स्केल का प्रयोग करते हुए निश्चित भूमि का स्केल का प्रयोग करते हुए साइन कन्वेंशन
का प्रयोग करते हुए कागज या गत्ते के टुकड़े पर जो खांचा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मानचित्र बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मानचित्र आपको हम बता रहे हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इसका मुख्य रूप से आर्म फोर्स में 6 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे जो आप आम लाइफ में देखेंगे इसका मानचित्र का बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं कुछ प्रकार के नाम। जैसे में आपको हम बता रहे हैं कि मानचित्र जो होती है, जैसे मैं आपको भौगोलिक मैप, मौसमिक मैप, सैनिक मैप, राजनीतिक मैप, सांख्यिकी मैप, रोड मैप, गूगल मैप, रेलवे मैप, लाइब्रेरी मैप। ठीक है, ये सब बहुत सारे मैप होती है। आप जिसको सहायता से आप कहीं पर जा सकते हैं किसी क्षेत्र को, ट्रेन मैप होती है, एयरप्लेन मैप। ठीक है, ये सब मैप के क्या हो गया, प्रकार हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न है कि मैप को किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। देखिए मैप को हमारे आम लाइफ में बहुत सारे प्रयोग है। ठीक है, हमारे भी लाइफ में प्रयोग है। देखिए रोड मैप के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको मैप में देखिए आपको बता रहे हैं कि जो हमारे फौज होती है उसमें जो फौजी होते हैं, फौजी लाइफ में सभी को मैप का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसके द्वारा से हम किसी अनजान जगह पर जाकर उसके बारे में हम विशेष रूप से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और युद्ध का मामलों का पूर्णतः मानचित्र पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में युद्ध होता है उसके बारे में हमको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, उस क्षेत्र से हम नए होते हैं। ठीक है, रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो इसके मैप के द्वारा से ही हम वहाँ के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए मैप का बहुत सारे उपयोग है। हमारे पास दिया है मैप का उपयोग कि आपको भूमि पर आपकी स्थिति ज्ञात करने के लिए मैप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैप को शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के भूमि के स्वरूप जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और युद्ध के समय अपने प्लान को बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम इसका उपयोग करते हैं कि जिस क्षेत्र पर गए भी नहीं है वहाँ के भी बारे में हम मैप के द्वारा पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में दूर बैठे ही बिना देखे ही इसको हम समझ सकते हैं। देखिए आपको हम अपने लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं कि मैप का उपयोग क्या है। देखिए मैप का उपयोग है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, इसका उपयोग है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना गए हुए हैं हम अपने घर बैठे ही इसको हम उस क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। और इसका मैप का उपयोग है कि युद्ध के समय अपने प्लान को बनाने के लिए भी इसका उपयोग सैनिक अधिकारी करते हैं। ठीक है, और अपनी स्थिति को भी किस क्षेत्र पर है उसको पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और शत्रु के भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मैप का यूज करते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राइफल का 10 भाग को लिखिए। देखिए हमारा जो अभी बी सर्टिफिकेट एग्जाम हुआ था बक्सर में, उसमें भी राइफल का 10 पार्ट्स पुर्जे के नाम आया था। ठीक है, 5 मार्क्स होता है। ये लगभग हर परीक्षा में हर साल हर बार आता है। ये आपको इस क्वेश्चन को भी लगाना चाहिए, कारण कि जो प्रश्न होता है कि हर बार हर समय पूछ जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं कि जो राइफल के कोई भी राइफल हो, इंसास हो, SLR हो, LMG हो, चाहे कार्बाइन हो, कोई भी हो, सब में, चाहे 0.22 हो, डिलक्स हो, मार्का 4 हो, कोई भी हो, सब में आपको ये काम में आएगा। ठीक है, देखिए जो राइफल का कोई भी पार्ट्स हो उसमें सबसे पहले मजल जो होता ही है। ठीक है, बोल्ट भी होता है। ठीक है, मैगजीन और मैगजीन कैप दोनों ठीक है होता है, हर राइफल का कोई भी हो हर राइफल में होता है। ठीक है, ट्रिगर और ट्रिगर गार्ड होता ही है। और एक बता दे रहे हैं आपको ट्रिगर बोल्ट आपको हो गया, और सेफ्टी कैच भी सब में होता है। ठीक है, ये जो आपको हम क्वेश्चन लगा इसमें जो हम घेरा मार्का मारे हैं, देखिए कोई भी आपको प्रश्न है, कोई इंसास हो, 2 हो, या LMG हो, SLR कोई भी हो, आपको जब भी प्रश्न दे दे LMG का 5 पार्ट्स पुर्जे को नाम लिखे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको
लिख देंगे, इसमें कोई आपको मार्क्स में कटौती नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कि किसी मानचित्र में रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे देखेंगे, जब आप कैडेट को सिखाया जाता है कि वहाँ पर बताया दिखाया जाता है कि आप देखेंगे भी कोई भी मैप हो तो उसमें अलग अलग कलर उस पर इंडिकेट किया जाता है। क्यों किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसलिए किया जाता है कि एक जैसा कलर कर देने पर आपको कोई भी पहचान नहीं कर सकती है कि ये किसका इंडिकेशन है और किसको संकेत कर रहे हैं और किसके लिए किया गया है। ठीक है, इसको आप मैप पर जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ जो मार्का होगा तो उसको ब्लू रंग से किया गया होगा, कुछ को पीला रंग से, कुछ को रेड से, कुछ को ब्लैक से, कोई कोई को ब्लैक से किया जाता है कि ब्लैक से किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि देखिए उसको हम आसानी से क्षेत्र को समझ सके, किस क्षेत्र के लिए है, किस क्षेत्र के और यहाँ पर क्या है, उसको यहाँ पर कैसा है, उसको जानकारी करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। देखिए हमारा जो पानी है, जो नदी होती है, आप मार्क पर नहीं कीजिएगा तो आप हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर नॉर्थ में आपको मैप बता दे जाना है, आपको पता ही नहीं चले कि उस साइड पानी है, तब जाकर उसको घेरा जाइएगा। तो इसके लिए मैप पर इसलिए पानी को दिखाया जाए, तो आपको मालूम चल जाए, चीज़ें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो पानी पर जो घास होती है हमारा, उसको हरा रंग से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? हरा रंग से दिखाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या हरा रंग में कौन कौन से आते हैं? वनस्पति, घास, वृक्ष। जो हरा हरा रंग होता है, ग्रीन होता है, वो सब इसमें रंग में आ जाते हैं। ठीक है, पीला जो होती है, कृषि योग्य जो भूमि होगी उसको पीला से इंडिकेट करते हैं। आज जलीय कोई भी चीज़ हो उसको नीला से, समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, कोई भी उसको नीला से दिखाएंगे। ठीक है, जो सड़क होती है उसको हम लाल से दिखाते हैं। ठीक है, और जो भूरा होता है वो धारातलीय आकृति होती है, उसको दिखाते हैं भूरा रंग से। ठीक है, ब्राउन से। और जो काला रंग होता है उसको दिखाते हैं जो मानव निर्मित होती है, जो मनुष्य ने बनाया है जिस चित्र को, जैसे पहाड़, जैसे आपको बता दें रेलवे लाइन हो गया, ब्रिज हो गया, ब्रिज हो गया। आपको जो मनुष्य ने निर्मित किया है जो वस्तुएं को, उसको हम उसको जैसे घर हो गया, उसको दिखाने के लिए ब्लैक का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 17 नंबर। मानचित्र में अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द कौन कौन है? देखिए आप जब मैप का रीडिंग करिएगा तो आपको कुछ टर्म्स बोला जाता है पीआई के द्वारा। जैसे में आपको टर्म्स बोला जाता है कि ये नाम वो नाम, तो उसको कौन कौन से आपको टर्म्स से यूज किया जाता है। देखिए आप जब कभी जाइएगा तो आपको सबसे पहले उसमें आपको बताया जाए कि सबसे पहले आपको बताया जाए कि मैप को सबसे पहले 4 डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जो 4 डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि आपको उसको डायरेक्शन को कैसे, मैप को कैसे सेट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले उसमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैप होती है उसका डायरेक्शन जो ईस्ट साइड होती है, ईस्ट साइड पूरब होती है, ईस्ट साइड जो होती है पूरब होती है, ईस्ट साइड पश्चिम होती है, ईस्ट साइड जो होती है नॉर्थ होती है यानी उत्तर होती है, ईस्ट साइड होती है दक्षिण होती है। ठीक है, ऐसे होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैप सेट करिएगा। मैप को सेट करने के लिए सबसे पहले मैप को समतल सतह पर रख दीजिएगा और उसको कंपास के सहायता से उसका जो ईस्टिंग नॉर्थिंग लाइन होती है उसको बीच में कंपास को लाइन के बीच रख कर उसको सेट करना होता है, उसमें उत्तर दिशा है। तो इसमें आपको हम बता रहे हैं कौन कौन शब्द यूज किया जाता है। ऐसे आपको सेट करिएगा तो उसको आपको बताया जाएगा। जैसे आपको बोला जाता कि वास्तविक आपको बोला जाए कि वास्तविक उत्तर, मानचित्र सेट करना है। आपको उस समय जाइएगा तो बोलेगा मानचित्र सेट करो, तो आपको उत्तर दिशा बोलेगा ही जरूर। ग्रिड उत्तर, ग्रिड बेयरिंग निकाले, प्रवणता बोलेगा, कैसे ढलान, तल चिन्ह बोलेगा। तल चिन्ह मतलब आप इंडिकेशन कोई चिन्ह रहेगा, जैसे आप वो बताया ना स्टिंग लाइन अर्थिंग लाइन हो गया। फिर से आपको बिंदु बोलेगा कोई बिंदु, फिर चुंबकीय उत्तर बोलेगा, फिर से ग्रिड बोलेगा। ग्रिड होता है जैसे आपको ग्रिड में आपको होता है कि कोई भी, जैसे आपको ग्रिड में होता है कि ये बता रहे हैं आपको हम, जैसे ये हो गया ना, तो जो ये हो गया जो बीच वाला जो बनाया आपको खांदा हो, इसको ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, इसको ग्रिड बोला जाता है। ग्रिड जो होता है ईस्टिंग जो ग्रिड होते हैं ना, जो हमारे अक्षांश और देशांतर से मिलकर बना होता है। ठीक है,
किसको ग्रिड बोला जाता है। आपको ग्रिड उसमें बोलेगा, फिर से समोच्च बोलेगा, फिर से दिक्मान बोलेगा। दिक्मान किस में प्रयोग होता है, जो आप कंपास लीजिएगा उसमें दिक्मान होती है, ठीक है। डायरेक्शन जो होती है उसमें होती है, डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब देखिए हमारा नंबर जो 18 नंबर प्रश्न है उसमें देखिए आपको प्रश्न दिया है, दिक्मान से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमारे जो दिक्मान मतलब दिक्मान मतलब उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान कहते हैं। ये आपको लगभग हर बार आपको पूछा जाता है कि दिक्मान किसे कहते हैं, दिक्मान किसे कहते हैं। तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच, उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, दिक्मान या दिक्कोण कहते हैं। और दो बिंदु को एक सरल रेखा द्वारा मिलाकर उत्तर की ओर बढ़ाने से इसे द्वारा बनाया जा सकते हैं। हमेशा घड़ी के सुई के दिशा में होती है, जो होती है क्लॉकवाइज होती है। घड़ी के जो ऐसे होती है दिशा ऐसा ही होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज होती है। यह 3 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, एक मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ पर एक मैग्नेटिक बियरिंग आपको कट गया हो गया, तो हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग होती है, ठीक है। जो तीसरा होती है क्या होती है, मैग्नेटिक बियरिंग होती है, ठीक है। आपको 3 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, असल, ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। हमारा एक जो सर्विस प्रोटेक्टर जो 90 नंबर प्रश्न में है, यह अभी पिछले ही जो परीक्षा हुआ था, हर बार इस परीक्षा में पूछता है सर्विस प्रोटेक्टर की यूज क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए सर्विस प्रोटेक्टर आपको जो मैप सेट करते रहिएगा तो उसको उस समय आपको दिया जाता है। या सर्विस प्रोटेक्टर जो होता है यह ब्लैक कलर का होता है आपको, और इस यह जो होता है लकड़ी का भी बना होता है, स्टील का भी, मेटल का यूज करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये लकड़ी ये प्लास्टिक आपको दिया गया है, प्लास्टिक लकड़ी का बना होता है। यह आयताकार होता है, कितना का होता है, आयताकार होती है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लंबाई चौड़ाई होती है 2 और 6 का होती है, इसी कारण लंबाई और चौड़ाई होगी तो ये आयताकार हो गया, ठीक है। इसकी यह हरदम पूछता है, अभी प्रश्न आया था कि सर्विस प्रोटेक्टर का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, तो लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है, ठीक है। यह मानचित्र पर दिक्मान खींचने के लिए और मापने में प्रयोग किया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर 3 किनारे पर बाहर की ओर 0 से 180 तक अंक छपे होते हैं, और चौथे लंबाई वाले किनारे पर यह उल्टे तीर का निशान होता है, जिसे किसी दिए गए बिंदु पर रखकर डिग्री मापते हैं, और पीछे लंबाई वाले किनारे पर इंच को मापकर इसे, देखिए आपको इसको हम अच्छे तरीके से बता दें। देखिए जब भी प्रश्न आपको सर्विस प्रोटेक्टर आए तो आपको कुछ भी नहीं है, 3D याद करना है। क्या रखना है, आपको हम बता रहे हैं 3D याद करना है। देखिए 3D सर्विस प्रोटेक्टर का आपको यूज पूछ दे क्या है तो 3D से याद रखिए। डी मतलब 1D मतलब डिग्री, दूसरा का डी मतलब डिस्टेंस, तीसरा का डी मतलब डायरेक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। हम आशा करते हैं कि सर्विस प्रोटेक्टर की यूज क्या है तो 3D के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, 3D के रूप में किया जाता है। 3D मतलब डिग्री, डिस्टेंस, डायरेक्शन। आप बोल दीजिएगा, समझिएगा, समझने वाला इसका क्या उपयोग है, ठीक है। देखिए जीपीएस से आप क्या समझते हैं और इसका रक्षा में जीपीएस का क्या महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे जो जीपीएस है ये हमारे आज का जो युग है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसमें जीपीएस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीपीएस की सहायता से हम किसी भी जगह के और वो एग्जैक्ट लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। इसके सहायता से जहाज, ड्राइविंग, बहुत सारे इसमें जीपीएस की सहायता से हम लोग करते हैं। रेलवे में, अपने मोटरसाइकिल में, किलोमीटर मापने में, एरोप्लेन का रास्ता बताने में जीपीएस का यूज किया जाता है। देखिए जीपीएस किसे कहते हैं। जीपीएस जो होता है सैटेलाइट के द्वारा ये चलाने वाली प्रणाली होती है, ठीक है। जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उपस्थित सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है, बोले ना सटीक। सामान्य जीपीएस प्रणाली को चलाने के लिए 24 उपग्रह का यूज किए थे। कितना की यूज किए थे, 24। इसका जो एक चक्कर मारने में कितना, पृथ्वी को पूरा करने में तो 12 घंटा का यूज किए थे। कितने का
उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होती है, उसको पृथ्वी को एक राउंड को पूरा करने के लिए आपको 12 आवर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसको जीपीएस प्रणाली को चलाने के लिए कितने सैटेलाइट की प्रयोग होती है? जीपीएस प्रणाली को चलाने के लिए 24 सैटेलाइट की यूज किए जाते हैं, ठीक है। जीपीएस का यूज देखिए, आपको बताएं कि जीपीएस का यूज किसने किए थे। यह जीपीएस का जो यूज होती है कि रक्षा विमान और जहाज विशेष वाहनों में प्रयोग किए थे। देखिए, ये नेवी में यूज किए थे, आर्मड फोर्स किया था, आर्म फोर्स में, और एयरफोर्स में भी इसका यूज किए थे। ये युद्ध के मैदानों में आंतरिक ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा प्रयोग किया था। यह आम नागरिक वाहन और अर्धसैनिक वाहनों में मार्ग ढूंढने में, बोले ना, मार्ग ढूंढने में प्रयोग किए थे। यह सैनिकों को जंगल, पहाड़ी, रेगिस्तान में मार्ग ढूंढने में मदद करता है। यह मछुआरों, पैदल यात्रियों द्वारा मार्ग ढूंढने में मदद करता है। यह गाइडेंस मिसाइल को पूर्व निर्धारित लक्ष्य मार करने में मदद करता है। देखिए, सैटेलाइट के द्वारा आज हमारे बहुत सारे जो मॉडर्न मिसाइल्स है, जो हथियार है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है, वह सभी जो हथियार है हमारे जीपीएस प्रणाली से जुड़े हैं और उसका यूज होता है जीपीएस प्रणाली के द्वारा हम दूसरे देश द्वारा भेजे गए मिसाइल्स को जीपीएस प्रणाली से उसका लोकेशन ट्रैक करके उसको तुरंत उसको मार के गिरा सकते हैं जीपीएस प्रणाली का यूज करके, ठीक है। जीपीएस प्रणाली का आज हमारे देश में, आज हमारे युग में बहुत सारे यूज है। अब देखिए, आपको बता रहे हैं उत्तर दिशा, और नेक्स्ट नंबर 21 प्रश्न है। बहुत हमने 21 प्रश्न कर रहे हैं अपने, हम टारगेट के नज़दीक आ चुके हैं। समझ में आना चाहिए, हम कोई भी प्रश्न समझाते हैं कि अच्छे तरीक़ा से समझ जाए। टाइमिंग नॉट मैटर व्हाट यू डूइंग, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उत्तर दिशा ज्ञात करने के प्रमुख विधियाँ कौन है। देखिए, हमारे उत्तर दिशा को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे विधियाँ, ठीक है। देखिए, धरातल पर जब अपने अनजान स्थल पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने डायरेक्शन को भूल जाते हैं। हम लोग साथ होता है कि दिशा भ्रमित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर, जैसे आप एक कोई जगह पर रहते हैं तो वहाँ का लोकेशन कोई देखिएगा कि राइट साइड में आपको यहाँ पर नॉर्थ पड़ेगा, वहाँ जाइएगा तो आपको राइट साइड में साउथ पड़ने लगेगा, तो आपको दिशा भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में अपने मार्ग को ढूंढने में लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चारों दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जानकारी, अनुमान, तीनों दिशाओं को विषय में धरातल, इसको लगाने के लिए उत्तर दिशा का ज्ञान होना सबसे अति आवश्यक होता है। उत्तर दिशा आप हम बहुत सारे विधियाँ और गतिविधियाँ सब जान सकते हैं। देखिए, उत्तर दिशा को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है, जो सूरज के द्वारा हम देख सकते हैं। जिस साइड में, जिस क्षेत्र में सूरज उगा है, तो उस समय आप मान लेंगे कि उस क्षेत्र का बोला जाता है पूरब बोला जाता है, ठीक है। जिस साइड में वेस्ट होगा तो उसको पश्चिम बोला जाता है। इससे हम उत्तर दिशा को ज्ञात कर लेंगे। और देखिए, घड़ी द्वारा, ईदगाह मस्जिद द्वारा, कारण कि जो ईदगाह मस्जिद होती है एक डायरेक्शन में उनका जो उन लोग का जो बनाया जाता है, उनके अंदर जो बनाया जाता है एक डायरेक्शन में, उनका जो होता है पश्चिम में, पूर्व में होती है, उसके द्वारा। और जीपीएस के द्वारा हम तो एग्जैक्ट लोकेशन, कंपास के भी द्वारा हम ढूंढ सकते हैं, कारण कि कंपास में कहाँ होता है कि डिग्री दिया रहता है। 0 डिग्री होगा तो वो 0 डिग्री या 360 डिग्री पर होगा तो उत्तर दिशा होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर होगा तो पूर्व दिशा होगा, ठीक है। और 180 डिग्री में हमारा उसका बैरिंग पढ़ेंगे तो ये साउथ में होगा, और 270 में उसका जब बैरिंग पढ़ेंगे तो ये हमारा पश्चिम में होगा, ठीक है। और हम पेड़ के पत्तों द्वारा, फल पके हुए द्वारा भी हम इसको हम लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा दिशा किस क्षेत्र में, ठीक है। ये देखिए, हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इस बार के परीक्षा में आया था। इसमें बोला था कि रात्रि मार्च जो होता है उसको चलने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रश्न था कि कौन सी सावधानियाँ नहीं बरतना चाहिए, ऐसा प्रश्न था, ठीक है। देखिए, ये वाला प्रश्न हो गया, चार्ज शीट साफ और कोरे कागज पर होना चाहिए। जो चार्ट जो होती है
रास्ता में आप जा रहे हैं, जब रात्रि में मार्च करिएगा तो जो चार्ट शीट होती है साफ नहीं, स्पष्ट नहीं लेकर जाइएगा सुंदर, तो उस पर आपको जो रास्ता का जो हुलिया बनाना होती है, वो उसका डायरेक्शन, उसका लोकेशन, उसका कोई चीज़ का बनाना होता है, उसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चार्ट एक साफ होना चाहिए और कोरे कागज़ का बना होना चाहिए। इसके बनाते समय सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया था, ठीक है। और दूरियों को गजों और मीटर में लिखे ही नहीं, तो कभी मिलीमीटर में लिख दिए, कभी किलोमीटर में। नहीं, किलोमीटर में आप लिखिएगा तो उसको पढ़ नहीं पाइएगा, कारण कि जो बीच में 100 मीटर 150 मीटर के बीच में जो होगा उसको दर्शाइए, तो इस बीच में ये था, उसके बीच में किलोमीटर में दर्शाइएगा तो आप गड़बड़ाई जाइएगा, ठीक है। फिर चिन्हों, अंकों, शब्दों आदि को मोटे अक्षर में लिखना चाहिए, कि कारण कि वो रात्रि को दिख सके और मध्यम प्रकाश में भी दिख सके, और दिक चुंबक चुंबकीय में दर्शन होना चाहिए। और चार्ट में प्रारंभिक स्थान पर सबसे नीचे, अंतिम स्थान सबसे ऊपर दर्शाया जाना चाहिए। चार्ट में प्रारंभिक स्थान सबसे नीचे और अंतिम स्थान बिंदु सबसे ऊपर दर्शाना है, उल्टा करके दर्शाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रकला में जो फील्ड सिग्नल होती है, क्षेत्रकला में जो होती है निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकता के लिए कौन कौन सा आप में गुण होना चाहिए। तो देखिए, आप किसी क्षेत्र के लोकेशन लेने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप उस क्षेत्र के भू आकृति का योग्यता होनी चाहिए, कारण कि आप भूमि के बारे में आप ये नहीं पता हो कि ये डेड ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, या समतली, उछली, पर्वतीय, कौन सी मैदान है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, माउंटेन है या क्या है, ठीक है। आपका जो बुद्धिमत्ता होती है उच्च होनी चाहिए, मानसिक योग्यता सही होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे होते हैं कि उनका मानसिक संतुलन अच्छी नहीं रहता है, बात पर गुस्सा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। शस्त्र ज्ञान, मतलब आपको सभी प्रकार के शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, राइफल कौन सा। उत्तम दृष्टि होनी चाहिए, आपका आँख 6/6 का होना चाहिए। अनुशासन, आपको डिसिप्लिन होनी चाहिए, हरकत कोई नहीं करे, आप में अनुशासनता होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता सही होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको कोई भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में रख दिए जाते आप उसको हैंडल कर सके। और फिर से आकारोपण का ज्ञान होना चाहिए, आकार गोपन, मतलब कैसा आकार है, किस प्रकार का, उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। फायर ऑर्डर के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। फायर ऑर्डर के प्रमुख आदेश कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे फायर ऑर्डर के प्रमुख आदेश कौन होना चाहिए। तो देखिए, फायर आदेश का जो होते हैं 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक होता है योजना का फायर, एक होता है योजना का फायर। यह सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा फायरिंग की योजना बनाने के अधिकारियों को दी जाती है। मतलब उसको जो योजना होती है इसमें प्लान बनाया जाता है कि कैसे और किसको और कहाँ पर इसको क्या करना है, ठीक है। इसमें प्लान बनाई जाती है, ठीक है। इसमें फायर का निर्देश दिया जाता है कि फायरिंग डायरेक्शन, यह सैन्य उच्च अधिकारियों द्वारा भी फायर यूनिट को कमांड दिए जाते हैं। मतलब जो यूनिट का जो हेड होता है उसको बताया जाता है कि कैसे आपको किस तरफ से फायर कराना है, ठीक है। एक होता है नियंत्रण का फायर, मान के कंट्रोल, कैसे आपको कंट्रोल करना है कि फायरिंग संबंधी, मान गए आपको फायर का ऑर्डर दे दिया, फिर आपको कंट्रोल करना है तो उसका भी ऑर्डर। तो इसके 3 प्रकार का फायर का ऑर्डर दिए थे, योजना का ऑर्डर, फायर का ऑर्डर, कंट्रोल का ऑर्डर, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है, फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फील्ड सिग्नल जो होता है इसको परिभाषित हम अपने भाषा में कर सकते हैं कि देखिए, दुश्मन के इलाका में बिना सरप्राइज लॉस्ट किए हुए अपने बातों को रख कर, और जो हमारे पार्टी जो होती है उसको समझा देना, ये क्या होती है, फील्ड सिग्नल होती है। इसमें क्या होती है कि आपको बिना बोले ही अपने इशारों के द्वारा आपको जो दुश्मन समझ ना सके वैसे माध्यम में आप दूसरे को जो सिग्नल देते हैं उसी को फील्ड सिग्नल कहते हैं। देखिए, आपको परिभाषा यहाँ पर, जो सिग्नल युद्ध के मैदान में
बिना संकेत बोलकर देने के स्थान पर बिना आवाज़ किए सांकेतिक पक्षियों की बोली सीटी बजाकर फील्ड सिग्नल कहते हैं। यह संकेत अधिकतर विभिन्न प्रकार के से हाथ हिलाकर या राइफल दिखाकर दिए थे। बेवजह संकेत देने से आप शत्रु को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना अपनी बात को कह सकते हैं, और यदि युद्ध छिड़ा हुआ तो उसके जोर से सांकेतिक ध्वनि पहुंचाना प्राय कठिन होते हैं। देखिए, आपको बताएं पहले ही, तो ये जो होती है बिना सरप्राइज लॉस्ट किए हुए, सरप्राइज लॉस्ट कीजिएगा, दुश्मन को मालूम चल जाएगा, अब वहीं पर उसके क्षेत्र में जाकर चिल्ला कर बोलिएगा तो समझ जाएगा आपको। तो बिना सरप्राइज लॉस्ट किए हुए अपने पार्टी को वहाँ की लोकेशन के बारे में या कोई भी चीज़ घटनाओं को बारे में समझा देना क्या होती है, फील्ड सिग्नल होती है। या जो फील्ड सिग्नल होती है 3 प्रकार की होती है। किस किस से दिए थे, तो हाथ द्वारा, शस्त्र द्वारा, सीटी द्वारा। तो इसको आपको कैसे बोले जाएंगे, हाथ, हथियार, सीटी, इसके द्वारा क्या किया जाता है, फील्ड सिग्नल दिया जाता है, ठीक है ना। फील्ड सिग्नल में आपको हाथ से दीजिएगा, हाथ से जैसे मैं आपको किसी को बुलाना हो तो हाथ का कीजिएगा। अस्त्र शस्त्र से दिया जाता है, जैसे आपको आपके पास राउंड ख़त्म हो जाने पर या दुश्मन के ढेर आने पर। सीटी द्वारा दिया जाता है कि जैसे कि दुश्मन के जहाज़ हमारे इलाके में जब आ जाती है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए सीटी का प्रयोग किया जाता है कि हम जब चली जाती है, जब आती है तो धीरे धीरे सीटी बजा जाते हैं, जब चली जाती है तो ज़ोर ज़ोर से 2 बार सीटी बजाते हैं, फिर रुक कर ऐसे बताते हैं कि दुश्मन की खतरा टल गया या अभी है। इसके द्वारा हम सीटी का यूज़ करते हैं। हम आशा देखिए, आपको हम क्वेश्चन को एक बार हम चाहते हैं कि 1 शॉट में सबका रिवाइज करा दें। देखिए, एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली सामाजिक गतिविधियाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। वृक्षारोपण, वृद्धाश्रम, सामूहिक कार्यक्रम, कुष्ठ रोग, कैंसर, रक्तदान, प्रण आपदान, एड्स, ठीक है। फिर हमारा राष्ट्रीय एकता बोले समाज राष्ट्रीय एकता में हमारे मिलजुल कर विभिन्न धर्मों को एक साथ रखते हुए अपनी भाईचारा को बनाए रखना, ठीक है। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक क्या कौन से होती है, बोले आपको हिमालय पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान। फिर से अस्त्र शस्त्र में आराम से, इसमें क्या होता था कि आराम से कैसे होना चाहिए कि सावधान की स्थिति में होती है कि अपने जो होती है कंडीशन उसको सबको पालन करें। विश्राम में भी कंडीशन को आराम से बॉडी के ऊपर हिस्सा को हिल्ड कर सकते हैं और नीचे नहीं। गतिविधियाँ में ये सब दिया है। हाँ, हम आशा करते हैं कि उसको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, आपको 25 क्वेश्चन बताएं। यह 25 क्वेश्चन आपको परीक्षा में लगभग, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपको परीक्षा में रहता ही रहता है। आपको मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। आपको और कोई गलती या कोई किसी प्रकार के त्रुटि या कोई आपको सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे और तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।